प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना। ये जो मैंने आपको बातें बताई ये धम्म पालन के लिए अति आवश्यक बातें थी। तो हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धम्म क्या है, इसे किसने चलाया। तो ध्यान दीजिएगा, धम्म को अशोक ने चलाया था और हम लोग समझेंगे कि धम्म क्या है। तो अशोक ने अपनी प्रजा के उत्थान के लिए एक आचारों की क्या की थी, संहिता क्या की थी, प्रस्तुत की थी, उसे ही कहा जाता है धम्म। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। और यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि धम्म विभिन्न धर्मों में अंतर्निहित बातों का सार है। बिल्कुल, बातों का क्या है, सार है। एक आचारों की क्या है, तो संहिता है। इसमें आचार संहिता के रूप में भी देखा जाता है। धम्म के दो पहलू हैं, एक स्वीकारात्मक और निषेधात्मक। स्वीकारात्मक में आपके आते हैं, जैसे आपके हो गए दान, दया, क्षमा, अहिंसा, भाईचारा, परोपकार, ये सब जो आया ना, ये सब स्वीकारात्मक के रूप में आ गया। और बात कर ले हम लोग निषेधात्मक की, जैसे हो गया हिंसा का त्याग करना, ईर्ष्या का त्याग करना, क्रोध का त्याग करना, पाप से बचना। तो ये सब जो बातें आती हैं वो निषेधात्मक पहलू के अंतर्गत आती हैं। तो धम्म मौर्य शासक के अशोक द्वारा चलाया गया है। तो याद रखिएगा, एक बार एक साल के एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, पूछा गया था क्या कि अशोक जो था वो किस शासक मतलब किस वंश से रिलेटेड था। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चों ने गलत टिक लगाया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, मौर्य आंसर होगा। क्या आंसर होगा, मौर्य आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और देखिए धम्म के बारे में अगर आपको और भी बातें जाननी है तो सुन लीजिए। कहता क्या है कि उन्होंने बताया था कि धम्म क्या है, तो अल्प पाप है, धम्म दान है, मतलब एक तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, सत्यवादिता बताई थी, पवित्रता, साधुता, सब उन्होंने व्याख्या किया था। और उन्होंने 5 दुर्गुण भी बताए हैं धम्म के अंतर्गत ही। कौन कौन, तो उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, ये सब जो था उनका 5 बताया गया था दुर्गुण। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 कहता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि भूमि अनुदान क्या है, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है। अब समझिए, भूमि अनुदान कहने का मतलब, अनु यहाँ हटा दीजिए, तो क्या हुआ, दान, यानी कि भूमि का दान। तो जी साथियों, इससे ही कहा जाता था भूमि अनुदान। यानी कहने का मतलब कि भूमि अनुदान उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति को जमीन के रूप में दी जाती है। और इसे किसको दी जाती थी, ध्यान रखिएगा, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को दान स्वरूप दिया जाता था। हमारे यहाँ होता नहीं है कि जब कोई बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ, तो कोई जो मतलब हमारे यहाँ जो कार्य करने आते हैं उनको दान में कुछ कुछ दिया जाता है। तो अब तो कम गया, अब बहुत कम लोग, जैसे मतलब अब साड़ी कपड़ा ही देकर काम निपटारा कर लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो होते थे ना, राजा महाराजा का बड़ा बड़ा जमींदार भी होता था, वो खेत के खेत लिख देता था, बीघा के मतलब 4 कट्ठा 5 कट्ठा लिख देता था, इस तरह से होता था। तो उसको भूमि अनुदान कहते हैं। अब बात की जाती है कि भूमि अनुदान की भाई शुरुआत कब हुई थी, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भूमि अनुदान की प्रथा के सर्वप्रथम सातवाहनों के शासक ने आरंभ की और सातवाहनों ने बौद्ध एवं ब्राह्मणों में को भूमि अनुदान में दिया। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, अग्रहार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि अग्रहार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड कहता है, देखिए केवल मैं क्वेश्चन को टच करा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करा हूँ। क्यों, क्योंकि कल आपका एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन में आपको अच्छा करना है। तो ज़्यादा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, अब बात कर लें हम लोग अगर हम लोग चाहेंगे तो भूमि अनुदान पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि भूमि अनुदान से क्या लाभ है, क्या हानियाँ है, लेकिन उतना हम लोग को करना नहीं है। केवल हम लोग को क्वेश्चन को टच करते चलना है और थोड़े थोड़े कंसेप्ट को समझते जाना है, ताकि हम एग्जामिनेशन में क्या कर सकें, थोड़ा सा लिख सकें और मार्क्स को गेन कर सकें। तो आज हम लोग केवल पढ़ाई करेंगे एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कोई कंसेप्ट नहीं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, वह यूनानी मूल का था तथा यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। और बहुत बार तो आप लोगों ने पढ़ा भी है कि इंडिका की रचना किसने की, इंडिका की रचना किसने की, ऑब्जेक्टिव में जी, और बहुत बार पूछा भी गया है। तो यानी कि बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है। इंडिका में निहित विवरण, अब यहाँ पे कहता है कि इसमें निहित विवरण किस विषय पर है, तो कहता है कि भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक विषय। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, देखिए, और मेगास्थनीज ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन, सामाजिक वर्गीकरण एवं तत्कालिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का भी चित्रण प्रस्तुत किया। किसमें, तो इंडिका में। ध्यान रखेंगे इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट रहेगा कल के एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने से क्या हानि हुई। अब अकबर ने तो जजिया कर को हटा दिया था,
और यहाँ पर औरंगजेब ने जजिया कर लगाना शुरू किया। तो कहा जाता है कि 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया। यह हिंदुओं पर लगाया जाने वाला अत्यंत घृणित कर था। यह नीति मुगल साम्राज्य के विघटन और विनाश का कारण बनी। जजिया कर लगा देने से राज्य की आय में अवश्य वृद्धि हुई, किंतु उससे मुसलमान व्यापारियों को चुंगी से मुक्त कर देने के कारण राजकीय आय की बड़ी क्षति हुई। मतलब एक व्यापारी को कहा गया, अब लिया जाता था केवल हिंदुओं से लिया जाता था, जो मुसलमान इलाके में रहते थे उन सभी हिंदुओं से तो और लिया जाता था जजिया कर, और उसी का नाम जजिया पड़ा था। तो यहाँ पर क्या हो कि मुसलमानों को तो कर नहीं देना पड़ता था, जिसके कारण यहाँ पर उसका वर्चस्व बढ़ गया। तो जानते ही हैं कि जिस दिन मतलब ऐसे कहा जाता है, आप लोग सुने भी होंगे कि पाप का घड़ा भरता ही भरता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका समय खत्म हुआ और उसकी बड़ी क्षति हुई, और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर से औरंगजेब मतलब मुगल का शासन ही क्या हुआ तो खत्म हो चुका। देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों कि विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय को महानतम शासक क्यों माना जाता है। देखिए बात कर लें तो विजयनगर में 3 वंश के शासकों ने शासन किया था, विजयनगर पर, और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक आपके थे कृष्णदेव राय को ही माना जाता है। क्यों? और कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलव वंश के। ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि कृष्णदेव राय तुलव वंश के गद्दी पर 1509 ईस्वी में बैठा और 1529 ईस्वी तक शासन किया। उसे महानतम शासक मानने के कारण क्या थे? निम्नलिखित थे। बहुत से कारण थे भाई, क्योंकि वो महान एक योद्धा भी था ना, आप लोगों को मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो वह एक महान योद्धा था और उसने विजयनगर की सेनाओं को अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली बनाया, जिसे वह दक्षिण की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई। तो ये सब विजयनगर के जो कृष्णदेव राय थे उनके मतलब एक प्रतिभाशाली मतलब कहिए व्यक्तित्व का यहाँ पर निर्धारित करता है कि वह एक महान योद्धा थे। वो विजयनगर की सेनाओं के लिए मतलब शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण करवाए थे। कहा जाता है कि वो एक महान निर्माता था। कौन? तो कृष्णदेव राय। उसने एक शहर बसाया तथा एक भव्य तालाब का भी निर्माण करवाया। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों को अनुदान भी दिए। तो आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ देता है कि विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं 2 ऐतिहासिक इमारतों का नाम बताइए। तो उसमें आप लोग को हराना नहीं है, आंसर आपको देना ही देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपका गोपुरम, विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और मैं लाइव क्लासेस आपका लेकर आ रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को मैं पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, वो भी बिना आंसर के साथ, केवल वर्बली तरीके से। अलबरूनी की यात्रा के उद्देश्य क्या थे? बात कर ले हम लोग अलबरूनी की, तो अलबरूनी के बारे में थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। कहता है कि अलबरूनी यह समझना चाहता था, अब यात्रा कोई भी यात्री करता है तो यहाँ के बारे में पता लगाने, वो या भारत का यात्रा करना चाहता था, इट मीन्स डैट कि वो भारत में क्या था, इच्छुक था। अब हम लोग किसी को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग उसके प्रति क्या है, अट्रैक्टिव है। हमें पसंद कोई चीज़ कब आती है? जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं। मान लीजिए आप एक चीज़, अगर किसी चीज़ को आप देखते हैं एक बार और उसे इग्नोर कर दीजिएगा आप पहले बार में ही, तो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन उसी चीज़ को आप बार बार देखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल पसंद धीरे धीरे आपको आने लगेगा। यही बात होता है फीलिंग्स, अट्रैक्शन, प्यार, इस सब में। चलिए यहाँ पर बात की जाती है कि अलबरूनी यह समझना चाहता था कि वह कौन सा तत्व है जिसने भारतीयों की चिंतन पद्धति को निर्धारित किया था। वह तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में दिलचस्पी लेता था। अलबरूनी को भारतीय धर्म एवं दर्शन में गहरी रुचि थी। बिल्कुल मैंने बोला भी कि उसको क्या होगा, भारत से लगाव होगा, भारत के बारे में जानना चाहता होगा, जिसके कारण उसने भारत का यात्रा किया। और अलबरूनी की यात्रा का उद्देश्य भी यही था। ध्यान दीजिएगा, क्या उद्देश्य था उसका? वो जानना चाहता था ना कि भारतीय धर्म एवं दर्शन का वो अध्ययन करना चाहता था, सटीक रूप से वो प्रस्तुत करना चाहता था कि आखिर भारत में धर्म और वहाँ की क्या क्या उसके उद्देश्य हैं भारतीय धर्म के, ये जानने के लिए उसने भारत का यात्रा किया था। तो अलबरूनी की यात्रा का उद्देश्य यही था, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लाजवाब सा क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। कहता है 7 नंबर, ये पहाड़ियों लोगों की जीविका के क्या साधन थे? जो पहाड़ी के लोग होते थे दोस्तों, वो पहाड़ी लोग जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों के नीचे आराम करते थे। ध्यान दीजिएगा, वो आम के पेड़ों के नीचे आराम करते थे और इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहा करते थे। फिर सेकंड पॉइंट कहता है हमारा कि राजमहल के जो जंगल होते थे, वहाँ से पहाड़ी के जो लोग होते थे वो खाने के लिए महुआ के फूल एकत्र करते थे, बेचने के लिए रेशम का कोया और राल कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ एकत्र करते थे। ध्यान दीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी लोगों के बारे में बात की जा रही है, पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। थर्ड कहता है पेड़ों के नीचे जमने वाली घासों पर उनके पशु जीवित रहते थे और वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। और पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे, झूम की खेती पहाड़ी लोग किया करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैंने पिछले वाले सेट में आपको तात्या तोपे के बारे में बताया था, तो कुछ पर्सनैलिटीज ऐसे हैं जिनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैंने तात्या तोपे, वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको 2 वीडियोज में बताया। शायद सेट 3 में मैंने आपको बताया था वीर कुंवर सिंह के बारे में, और सेट 4 में मैंने बताया था तात्या तोपे के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है 8वां नंबर में कि मंगल पांडे कौन थे। तो कहता है कि मंगल पांडे जो थे वो 1857 ईस्वी के विद्रोह के जनक और महान देशभक्त थे। बिल्कुल, इन्होंने क्या किया था कि बैरकपुर की 34वीं सैन्य बटालियन का एक साधारण सिपाही थे। ये क्या थे? तो बैरकपुर की 34वीं सैन्य बटालियन के एक साधारण सिपाही थे और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अधिकारियों के धर्म विरोधी आदेश की अवहेलना की। और देखिए 1857 के विद्रोह से ही भारत में स्वतंत्रता का बिगुल क्या हो गया था, फूंक चुका था, बिगुल बच चुका था। सार्जेंट हेजर हक्सन के आदेशानुसार किसी भारतीय सैनिक ने अगर मंगल पांडे को कैद नहीं किया तो उन्होंने हक्सन और बाम को उसके घोड़े सहित ढेर कर दिया। आगे उन्हें कैद कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। बहुत मतलब इन लोगों के साथ बहुत किया जाता था। मंगल पांडे बहुत मतलब समझिए कि कहा जाता है कि सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले आपके मंगल पांडे ही थे 1857 की क्रांति में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब बात की जाती है यहाँ पे कि पहला हिल स्टेशन कब बना, पहला हिल स्टेशन कब बना और हिल स्टेशन क्यों बनाए जाते हैं। 2 यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा है एक ही क्वेश्चंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको केवल एक लाइन में देना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ। कहता है दोस्तों कि पहला हिल स्टेशन शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में था, जिसकी स्थापना गोरखा युद्ध 1815-16 के दौरान की गई। और हिल स्टेशन फौजियों के ठहरने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन आक्रमण करने के लिए बनाए गए थे। शिमला हिल स्टेशन अंग्रेजों और यूरोपियों के लिए भी आदर्श स्थान था। ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल सा था ना कि हिमला स्टेशन क्या पहला शिमला में बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1815-16 के दौरान की गई थी। और हिल स्टेशन फौजियों के ठहरने के लिए, चौकसी करने के लिए, दुश्मन आक्रमण करने के लिए बनाए गए थे। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप समझ ही गए होंगे, इसको आप खुद कर सकते हो कि भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली। भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली थी, बहुत संघर्षों के बाद हमारे अनेक जवानों को बलिदान देना पड़ा था। लेकिन मेन जो बात आती है कि हुआ क्या था ना कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार क्या हो गई थी, आ गई थी सत्ता में 26 जुलाई 1945 में। और उसके बाद क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए थे। और एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग बड़े जोरदार तरीके से पेश किया था। अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, मांग कर दिया किसका, तो अलग एक राष्ट्र का मांग कर दिया गया। पाकिस्तान समझिए कि पाकिस्तान ही, तो उन्होंने मांग किया। तो धीरे धीरे इन्हीं सब मामलों पे बात चलता रहा, दंगा उंगा होते रहे, स्थान स्थान पर दंगे हुए और आखिरकार फिर उसके बाद विभाजन की बात माननी पड़ गई। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत के 2 टुकड़े भी हो गए। तो इसमें आप भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली आप लिख सकते हो, अपने से भी अपने आप में बनाकर भी लिख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेट 6 वीडियो में।